नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी साथी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद में विपक्षी दलों का मतदाता सूची और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर हंगामा। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिल से रेलवे का होगा विकास। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापेमारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ईडी की जांच में प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया बजट। 2047 तक मुंबई की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य। कहा, आने वाले वर्षों में 15.65 लाख करोड़ निवेश की योजना, जिससे 16 लाख नई नौकरियों का होगा सृजन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जारी। ढाका में छात्रों ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा के विरुद्ध किया प्रदर्शन। संसद सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई से सदन की शुरुआत में ही विपक्षी दलों का वॉकआउट किया। विपक्षी दलों के व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष ने संसदीय व्यवहार की ट्रेनिंग दिए जाने की नसीहत दे डाली। उधर लोकसभा में भी उस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस सांसद स्वागत राय ने उठाया। उसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम और 1989 के रेलवे विधेयक को एकीकृत करेगा। इससे रेलवे का विकास होगा। ट्रेन मुंबई से निकली और उसे आसाम की तरफ जाना है, तो पूरे रास्ते में जितने भी स्टेट्स या जितने भी दूसरे रेलवे सिस्टम आएंगे, उनके बीच में रेवेन्यू का शेयर कैसे हो, उस सब को ध्यान में रखते हुए 1905 में पीडब्ल्यूडी से निकाल के रेलवे को रेलवे बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। 1989 में रेलवे का एक नया एक्ट आया। उस वक्त अगर 1905 के एक्ट को इसमें मर्ज कर देते ठीक रहता, लेकिन तब नहीं हुआ। अब 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रोविजंस को 1989 के एक्ट में लाके एक सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है इस बिल में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम श्री स्कूल को लेकर एक सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर पीएम श्री स्कूल से जुड़े मसले पर यू-टर्न लेने का आरोप भी लगाया। At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students.
Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegations against government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के विरोध पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सभी से राय ली गई थी। इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके अपने हित प्रभावित हो रहे हैं, जबकि ये बिल गरीब मुस्लिमों के लिए है। इसी मुद्दे पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल से डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय ने बातचीत की। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब, अगर बात की जाए वक्फ को लेकर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब विरोध कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। ये कहीं न कहीं इस प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। जब इस लोकतंत्र में सरकार ने अगर कोई कानून, वक्फ कानून में अमेंडमेंट करने का एक निश्चय किया, तो सरकार ने सबसे पहले उस अमेंडमेंट के लिए स्पीकर साहब से आग्रह करके कहा कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए, जिसमें सत्ता और प्रतिपक्ष के लोग हों, विचार विमर्श करके एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन और डिलिब्रेशंस के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ तब ये कानून हम बनाना चाहते हैं। और हमने उसमें स्टेक होल्डर्स में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी 4 घंटे सुना, और उनकी या सभी वक्फ बोर्ड सिया हो, सुन्नी हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, सबके बाद हमने इस कानून को अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दिया, जिसको सरकार अडॉप्ट कर रही है और जिसको अमेंडमेंट लेकर के कानून लेकर के आएगी। अब ये धमकी दे रहे हैं, इससे कोई कानून नहीं रुकता है। क्या वजह मान रहे हैं कि आप लगातार, कुछ राजनीतिक संगठन हो या इस तरीके के लोग हों, लगातार धमकी दे रहे हैं वक्फ कानून को लेकर? आखिर क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली या जिस तरह से केयर टेकर उसको खुर्द बुर्द करते थे, बेच देते थे। अब जो नया कानून आएगा, अब वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब मुसलमान को मिलेगा। अब कोई इसे बेच नहीं सकता है, कोई उसका मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट पे लग रहा है कि नुकसान होगा, ये पूरे देश में एक अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये पूरे देश में अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश है जो लोग नए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, कहना है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। इंजीनियर राशिद ने संसद के सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट 19 मार्च को राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश सुनाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य भर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चैतन्य बघेल के ठिकाने भी शामिल हैं। ये कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों को लेकर की गई। ईडी ने इससे पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार के नौकरशाहों और व्यापारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। ईडी की जांच चल रही है और इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के समक्ष कुल 19 प्रस्ताव आए और उन सभी को स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य
2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उत्तर प्रदेश में आगामी 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इनमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग 2 एकड़ जमीन पर सौंदर्यीकरण करके उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। एक अन्य निर्णय में 10,000 से लेकर 25,000 रुपए मूल्य तक के भौतिक स्टैंप को चलन से बाहर घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के उद्देश्य से शासनादेश जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर जमीन को भी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान अजीत पवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। अजीत पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की हर कोशिश करेंगे। इस दौरान अजीत पवार ने बताया कि राज्य में जल्द ही 16 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अग्रणी बनेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस के विकसित भारत के दृष्टिकोण को हम साकार करेंगे और प्रदेश इस दिशा में नंबर 1 बनेगा। पंजाब में जारी नशारोधी अभियान में अब तक 1,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसी तलाशी अभियान में तरनतारन में एक मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार किया गया। शॉन भिंडर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है बल्कि वो अपने गिरोह का सरगना भी है। शॉन भिंडर को अमेरिका की FBI भी तलाश रही थी। पंजाब DIG स्वप्न शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को भी लंबे समय से तलाश थी। ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਵੀਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 600 kg ਆਫ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ US ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਗਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद
सर्वोच्च न्यायालय और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वसीम सादेक नरगल, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बिहार के आरा में एक नामचीन शोरूम में 25 करोड़ की लूट हुई है। शोरूम के स्टोर मैनेजर ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवरात थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे अपराधियों ने शोरूम के दोनों फ्लोर पर लूटपाट की है। अपराधी करीब 22 मिनट तक शोरूम में रुके रहे। अपराधियों ने घुसते ही शटर अंदर से बंद कर लिया। सभी की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर उनका हथियार भी छीन लिया। लूट नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित ब्रांच में हुई है। इस बीच शोरूम लूटकांड में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। गोली उनके पैर में लगी है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 4 अपराधी भाग निकले। पुलिस ने दोनों घायल अपराधियों के पास से कुछ गहने बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम सारण दिगवारा के रहने वाले विशाल गुप्ता और सोनपुर सेमरा के रहने वाले कुणाल कुमार हैं। अभी आकलन किया जा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। एसपी सदर के नेतृत्व में जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है। 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में, बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनका राइफल भी लेकर जो है उन लोगों के द्वारा भागा गया। संभल जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की मस्जिद पर सफेदी करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया कि यदि वह दावा कर रहा है कि संरक्षित स्मारक पर सफेदी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो हलफनामा दाखिल करे। सुनवाई के दौरान ASI ने यह भी तर्क दिया कि मस्जिद समिति ने सफेदी करके स्मारक का रंग बिगाड़ दिया। ASI की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मस्जिद समिति ने मस्जिद में मरम्मत और जीर्णोद्धार के कई कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक संरचना में वृद्धि और परिवर्तन हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर पूरे मॉरिशस में उत्साह का माहौल है। मॉरिशस में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे बच्चे और उनके शिक्षक संस्कृत गीत के माध्यम से PM मोदी का स्वागत करने के लिए विशेष तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने इन बच्चों से खास बातचीत की। संस्कृति की डोर थामे विकास को बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों ने काफी तैयारी की है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। किस तरह से तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी का कैसे वेलकम करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए, और हमको उनकी वासुदेव कुटुंबकम की बात बहुत अच्छी लगी और प्रेरित लगी और हम उनका मॉरिशस में स्वागत करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नारद मोदी जी के मिलने के लिए, क्योंकि वह बेस्ट इंस्पायरेशन है इन द वर्ल्ड। जो मोदी जी का वो संस्कृत जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हाँ इसलिए हमें वो इंस्पायर करते हैं हमें। हमारे बच्चे जब संस्कृत क्लास 2015 में तो हमारी शुरू भी नहीं हुई थी ठीक से, और आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं और आज वो तैयार है मोदी जी का स्वागत संस्कृत गीत के माध्यम से करने के लिए। और ये पूरे सिर्फ हमारी कक्षा संस्कृत क्लास की बात नहीं है, पूरे मॉरिशस में ये स्थिति है कि हर कोई चाहता है। हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा कि मॉरिशस के 13 लाख की आबादी मोदी जी से मिल पाए, लेकिन जहाँ जहाँ उनके
यात्रा निकलेगी वहाँ वो चाहे सड़क पर ही क्यों ना हो, वो सड़क पर पहुंचकर भी उनके दर्शन के लिए लालायित हैं हर कोई। विरासत, एक विश्वास। भारत और मॉरिशस दो अलग देश है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो इन दोनों देशों को जोड़ते हुए नजर आते हैं और यकीनन वही उत्साह और उमंग यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तो तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मॉरिशस। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय संस्कृति केंद्र में भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के छात्र पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कला केंद्र के छात्र पीएम मोदी के स्वागत में कथक की शानदार प्रस्तुति देंगे। संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़े हैं दो देश, भारत और मॉरिशस। मॉरिशस में करीब 70% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तभी तो मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये लोग भारत और मॉरिशस को गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन से बांधते हैं। समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान त्योहार, और कह सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। प्रधानमंत्री यहाँ पर कम्युनिटी इवेंट में भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और उसको लेकर खासी तैयारियां हैं। साधना जी, क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री के जो कम्युनिटी इवेंट को लेकर? क्या खास कार्यक्रम आपने तैयार किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट इन मॉरिशस एंड आई एम परफॉर्मिंग along with my students a welcome dance and also a folk dance performance. भारत और मॉरिशस का बहुत ही स्पेशल रिश्ता रहा है बिकॉज मॉरिशस इज लाइक अ लिटिल इंडिया. Here all we celebrate Diwali, Holi, every culture from India, and it's a very special bond. So it's a honor for us and for Mauritian people that he is coming here. मैं बहुत ही excited हूँ. मैं और मेरी जो दोस्त हैं, हम मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने नृत्य कर रहे हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटेड. मॉरिशस को एक छोटा सा भारत ही माना जाता है और दोनों देशों में उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा है एक समान है. तो अगर मोदी जी यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है और भी गहरा हो जाएगा. पहली बारी मोदी जी के सामने परफॉर्म करेंगे. सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड. काफ़ी दिनों से हमारा रिहर्सल चालू है, सभी लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं. सो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वो आए हम लोग उनको ही देख के उन पे ही फोकस रहेगा हमारा. बट विल ट्राई टू डांस, मतलब उनके ही सामने हम लोग अच्छे से परफॉर्म करने. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हिसार में ब्रह्म कुमारी के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया. कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी ने हमेशा लोगों के समग्र स्वास्थ्य और देश के समग्र विकास के लिए योगदान दिया है. मुझे उम्मीद है इसी तरह ब्रह्म कुमारी समाज निर्माण में अपना योगदान देता रहेगा. आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाए रखने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आंतरिक शांति का अनुभव करता है. आध्यात्मिकता की धारा सहज ही पूरी मानवता को आकर्षित करती है. आध्यात्मिकता की शक्ति के बल पर आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र विश्व में फैला है. सामाजिक एवं आर्थिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. मैं आशा करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी परिवार आध्यात्म के बल पर लोगों के होलिस्टिक हेल्थ तथा देश के समग्र विकास में अपना योगदान देता रहेंगे. बांग्लादेश में महिलाओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा. ढाका समेत कई जगहों पर जुल्मों के खिलाफ ढाका में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया. दिल्ली के विनय क्रिकेट ग्राउंड पर आज से इंटर होटल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. इस टूर्नामेंट में देश के तमाम बड़े होटल अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर खेलने उतरे. इस प्रतियोगिता में ताज पैलेस होटल, ITC मौर्य, द लोधी, द लीला, द ओबेरॉय जैसे बड़े होटल टूर्नामेंट में खेलने आए हैं. इस प्रतियोगिता का मकसद आज के समय में बढ़ती स्ट्रेस और बिगड़ते स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ताकि आज की आपाधापी के समय तमाम होटल के खिलाड़ी मैदान पर उतरें और कुछ हद तक क्रिकेट के खेल से अपने आप को फिट रख सकें.
We all know each other because we've been in the same industry for many, many years together. So it's a good team building activity. It's a good recreation activity. It's good rejuvenation where all hoteliers come together. They play a friendly match against each other. And of course the best team wins, but it's a great excitement for everybody. गेम जो है स्ट्रेस बस्टर होता है, जो सभी बोलते हैं. सो आज हम क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं. ये इंटर होटल क्रिकेट लीग है जिसमें सारे होटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और स्ट्रेस दूर रहेगा और बहुत अच्छा गेम होने वाला है. इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू कम आउट एंड प्ले द गेम. और ये इंटर होटल में ऑफ द फील्ड तो हम पूरी हॉस्पिटैलिटी के साथ खेलते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड बड़ी हॉस्टिलिटी के साथ खेलते हैं. तो बड़ा टफ गेम होता है. But idea is that all the teams come together, people get to know each other over a game of cricket. It's team building and team bonding more than anything else. और इस बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे और बीना को दीजिए अनुमति. नमस्कार.